नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर सभी मंत्री अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे। ये कदम सुशासन और जवाबदेही की दिशा में उठाया गया बताया जा रहा है। आपको याद होगा, पहले मुख्यमंत्री 90 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या सभी मंत्री अपने अपने विभागों में किए गए कामों को जनता के सामने सही तरीके से रख पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मंत्रियों को केवल प्रतीकात्मक भूमिका दी गई और असल नियंत्रण मुख्यमंत्री के हाथों में रहा। देखिए इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट कार्ड प्रणाली किसी भी सरकार के लिए अपनी नीतियों और कार्यों का लेखा जोखा देने का सबसे प्रभावी माध्यम है। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को सीएम ने निर्देश दिए कि सभी मंत्री सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, जिसमें उपलब्धियों, नवाचार के अलावा आगामी कार्य योजना भी रहेगी। सभी मंत्री 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, जिससे न केवल जनता को सरकार की पारदर्शिता का एहसास होगा, बल्कि ये मंत्रियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ावा देगा। सरकार का 1 वर्ष में सभी मंत्रियों से अपेक्षा की गई है कि अपने विभाग के प्रमुख कार्य, उपलब्धियां एवं विशेष प्रयास जो किए गए हैं उसको हाईलाइट करें। अपने विभाग के अगले सालों की प्रमुख योजनाएं और 5 बड़े काम भी चयनित कर उनके क्रियान्वयन की दिशा में उसकी रिव्यू करके और उसको प्रस्तुत करने का भी आग्रह मंत्रियों से किया गया है। प्रभार जिले के विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं की वृहद रिपोर्ट लें ताकि जनता के सामने इन विषयों को रखा जाए। ये भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को फ्री होल्ड और स्वतंत्रता देने की बात तो कही, लेकिन वास्तव में उन्हें निर्णय लेने का कोई मौका ही नहीं दिया। अधिकांश समय मंत्रियों की फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में ही अटकी रही। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री केवल अपने निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीति साधने और दूसरे राज्यों के चुनावी अभियानों में व्यस्त रहे। जब मंत्रियों को निर्णय लेने का अवसर ही नहीं मिला तो वे क्या उपलब्धियां गिनाएंगे और जनता को क्या जवाब देंगे? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी खुद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि क्या हुआ 2700 रुपए कुंटल गेहूं का, 3100 रुपए कुंटल धान का, 3000 रुपए लाडली बहना का। क्या हुआ मध्य प्रदेश के अंदर जो कहा था कि सुशासित मध्य प्रदेश बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, जो बड़े बड़े वादे जनता से कर रहे थे उसके ऊपर खुद का रिपोर्ट कार्ड पेश करें और जिन वादों के ऊपर और जो झूठी बातें करके सत्ता में आए थे उनको पूरा करने का काम करें और विधायक मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगने की जगह उनसे हिस्सा बांटा लेने का काम करें कि कितनी लूट करी है। मध्य प्रदेश के अंदर एक मंत्री ट्रकों को रोकता है और दूसरी पुलिस क्लीन चिट देती है। क्या लूट और खसोट की सरकार चल रही है या प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार? इसके ऊपर मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दें। बहरहाल यदि रिपोर्ट कार्ड केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है तो ये योजना जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगी। वहीं यदि हम मंत्रियों के प्रदर्शन का वास्तविक आकलन और विभागीय कार्यों का पारदर्शी विवरण पेश करते हैं तो इसे लोकतांत्रिक जवाबदेही की एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा सकता है। आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देती है और मंत्रियों को स्वतंत्रता व जिम्मेदारी के साथ काम करने का अवसर कैसे सुनिश्चित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो सुशासन का रिपोर्ट कार्ड, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। प्रेम व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अविनीश बुंदेला जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। बुंदेला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, पहल तो बहुत अच्छी है, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि जब स्वतंत्र तौर पर काम करने दिया ही नहीं गया तो क्या रिपोर्ट पेश कर पाएंगे मंत्री? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है और जितने भी कार्य वो जनता के मध्य में है, मुझे लगता है कि ये किस पारदर्शिता की बात कांग्रेस अपने मध्य में करती है। और जिन महानुभावों की बाइट सबसे पहले मैं सुन रहा था, मध्य प्रदेश में जब सबसे पहला चुनाव डिक्लेयर हुआ था तो उनकी हार घोषित हुई थी। और आज प्रश्न कर रहे, निश्चित रूप से इतना ध्यान अगर विधानसभा में दिए होते तो पहला जो हार का परिणाम वो जीतना आता। पर चूंकि जनता के मध्य में नहीं जाना, जनता से संवाद नहीं करना, जनता से जुड़े मुद्दों को जो है हल नहीं करना, सिर्फ जो है जी प्रेम व्यास जी।
जी, विभिन्न माध्यमों भारत में इस तरह के माध्यम से हम जनता के प्रति गए। और उस समय जो आयुष्मान कार्ड लगभग 1 करोड़ नए बनाने की बात हो, हेल्थ चेकअप लगभग 125 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप करने की बात हो, 17 लाख टीबी जांच की बात हो या 15 लाख सिकल सेल एनीमिया की जांच की बात हो, उसके बाद में आइए विकास यात्रा के माध्यम से, उसके बाद में आइए विधायक आपके द्वार के माध्यम से, उसके बाद में आइए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से। तो निश्चित रूप से 24/7 जनता के मध्य में रहना, जनता के जो है हित में कार्य करना और जनता के साथ में सीधे संवाद करना, चाहे वो प्रधानमंत्री के द्वारा हो चाहे वो मुख्यमंत्री जी द्वारा। एक साल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शित कर दिया है कि एक बेहतर प्रशासक की भूमिका में, वे एक बेहतर समन्वयक की भूमिका में और वो एक बेहतर जन सेवक के रूप में आज अपना कार्य कर रहे। देखिए पिछले कुछ समय में 100 करोड़ के जो है विजन डॉक्यूमेंट्स की बात की गई थी, जब 60-40 के रेशो की बात की गई थी और हर विधानसभा की बात की गई थी। और उसी के तारतम्य में हर विधानसभा में कितना पैसा दिया जा रहा है, कितना आवंटन होगा, और उसी समय कहा गया था ना कि हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में वांछित विकास को लेकर एक कार्य योजना बनाए और उस की संभावना के ऊपर भी आदरणीय मुख्यमंत्री और जिलाधीशों को अवगत करे कि वहां पर क्या अपार संभावना है, वहां पर नई चीजें नवाचार में क्या कर सकते हैं और विकास में क्या प्रदर्शित हो सकता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक सदे हुए पारदर्शिता के साथ में जनता के मध्य में और हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ताओं के मध्य में कोई भेद नहीं है। इसीलिए हम जनता के साथ भी है और निश्चित रूप से इन कार्य योजनाओं का कार्यपालन आम जनता के हित में कर पाते हैं। अविनेश बुंदेला जी, क्या इस कार्य योजना का कार्यपालन जो है आम जनता के हित में होगा? इस पहल को, इस कदम को कितना सार्थक आप मानते हैं? देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात ठीक है, आप कोई रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहे हैं, कोई पहला मौका नहीं। शिवराज जी रिपोर्ट कार्ड लेके आते थे और कहते थे, आप ही लोग मीडिया पे चलता था शिवराज जी अब एक्शन में, शिवराज जी दो हाथ करने के लिए, होता कुछ नहीं था। देखिए जो मेरे मित्र प्रेम व्यास जी कह रहे थे कि उन्होंने अपना पक्ष रखा, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता, उनका अधिकार है, उनका फर्ज है कि वो इस तरह का पक्ष रखें, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात बताइए, किसी भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? मंत्री या सरकार कैसे अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड बना सकती है? तो वैसा हो गया कि जो बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड स्कूल से आता खुद ही साइन करके दे, कैसे? रिपोर्ट कार्ड कौन बनाएगा? जनता रिपोर्ट कार्ड बनाएगी। आप मुझे बताएं, जब बात आएगी मध्य प्रदेश में लोग रोज देखा जाए तो 60 से ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। अब तो स्कूल की 3-3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र उज्जैन में खुले तौर पर एक कचरा बीनने वाली महिला के साथ रोड पर बलात्कार होता है। ऐसे एक हादसे में कई सारे हादसे। दलित आदिवासियों के साथ निरंतर अत्याचार, बलात्कार, मारपीट मध्य प्रदेश में आम हो गई है। हत्याएं इतनी बढ़ चुकी है कि मध्य प्रदेश अभी क्राइम स्टेट बन गया है। ये तो हो गया असफलता गृहवास की। अब बात कर लेते हैं रोजगार की। तो जो 4 जून 2023 को शिवराज जी ने वादा किया था कि मैं 2.5 लाख संविदा कर्मियों का संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूं, अब तक खत्म नहीं हो पाया। शिवराज जी ने वादा किया था कि मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा। मोहन यादव जी ने कहा कि मैं 1 लाख नौकरी दूंगा, हर वर्ष भी कह 2.5 लाख नौकरियां दूंगा 5 साल में। लेकिन अगर आप देखें तो शिवराज जी के साल में ही प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से 2023 में जो 56,000 नौकरी के लिए परीक्षा आयोजित कराई गई थी, इसमें 6 लाख छात्र बैठे थे, आज तक उसके नतीजे नहीं आए, मात्र 18,000 के नतीजे। और संविदा कर्मियों का कल्चर तो खत्म हुआ ही नहीं है। तो ये तो हुई रोजगार की बात। अब बात करिए किसानों की। तो किसान कह रहा है, साहब कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरी धान की और गेहूं की फसलें आप 29 से 31 में खरीदोगे, कहाँ है वो कीमत? वो भी आप नहीं दे पा रहे। किसान आज भी अपनी फसलों को सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर है। ये निरंतर मध्य प्रदेश में 19 साल से जब से भाजपा की सरकार है। अब बात आप करिए अच्छी सड़कों की, रोडों की। तो आपको सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश की सड़कों के क्या हाल है। ये बारिश नहीं छोड़ पाती है। कारम बांध जैसे बांध बनते 400 करोड़ के जो बनते रह जाते हैं। तो मुझे पता है कानून व्यवस्था में आप जीरो हैं, आप रोजगार देने में आप जीरो हैं, आप बहू बेटियों की रक्षा करने में आप जीरो हैं। लाडलियों से आपने 3,000 का वादा किया था, उस मामले वाले रिपोर्ट कार्ड आप काय का पेश कर रहे हैं? मुझे लगता है मुख्यमंत्री रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि हमने कितनी बैठकें की, हमने क्या क्या आयोजन किए, हमने क्या क्या इवेंट किए, हमने ये प्रशिक्षण किए। तो महाराज ये तो आपने अपनी पार्टी का काम किया है, जनता के लिए आपने क्या किया है। सबसे खास बात आप इसमें देखें, आज जब आप रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, ईमानदारी से अभी प्रेम व्यास जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन के लिए काम कर रहे हैं। वो कोई वाली बात आ गई ना, इन्वेस्टर समिट क्या प्रदेश में पहली बार हुई है प्रेम व्यास जी? इन्वेस्टर समिट शिवराज जी तो हर साल करते थे। और आप और ये आरटीआई में है कि इन्वेस्टर समिट में शिवराज सरकार 780 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन कहीं भी 780 करोड़ का एक प्रोजेक्ट नहीं लगा।
मेरे मित्र प्रेम प्यार जी इंदौर से ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ, वो भी जानते हैं कि इंदौर के आसपास इंडस्ट्रीज का ताना बाना था, चाहे पीतमपुर हो, पीतमपुर हो या देवास हो या सावेर हो। आज की तारीख में आप देखिए ब्रिजस्टोन जैसी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 50% या तो अदर स्टेट में शिफ्ट हो गई या उनको बंद करना पड़ी। मराल ओवरसीज, टाटा एक्सपोर्ट, रेंडेक्स जैसी कंपनी, गजरा गैस जैसी कंपनी, मराल ओवरसीज जैसी कंपनी देवास से वाइंड अप हो गई, जिसमें लाखों युवाओं को रोजगार मिलता था। ये किसके समय बंद हुआ? और आप पता कर लीजिए कि किसके समय ये सारे उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे। कांग्रेस शासन काल जवाब आएगा। और बंद हुए पिछले 20 साल में। आप रोजगार सृजन की बात करते हैं, कहां से रोजगार देंगे प्रेम व्यास जी? कैसा रिपोर्ट कार्ड, कैसा क्या, मुझे जवाब दे। चलिए, तो कांग्रेस तो फिलहाल इसे कह रही कि जनता का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, न सिर्फ अपना बखान होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र सुलेर जी, सवाल यह है कि कई महीने तो मंत्रियों को अपना विभागीय कामकाज समझने में लग जाते हैं। ऐसे में 1 साल के भीतर क्या आपको नहीं लगता काफी शॉर्ट कॉल ये है? और अगर रिपोर्ट कार्ड पेश किया भी जाता है तो क्या मानते हैं कितनी ट्रांसपेरेंसी इसमें होगी? देखिए, ये अगर नवाचार ये सरकार कर रही है तो नवाचार उनके संगठन और जनता के बीच के लिए अच्छा है, क्योंकि ये जरूरी होना चाहिए कि हर परीक्षार्थी जो उसको जिम्मेदारी दी जाती है तो वो जिम्मेदारी अपनी किस तरह से निभा रहा है। लेकिन उसमें कुछ विपक्ष है, अपना बिंदु उठाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन संगठनात्मक रूप से वो जनता के बीच में अगर देखें, राजनीति में अगर जब तक कम्युनिकेशन, संचार नहीं होगा और संचार की जब तक सरकार तक नहीं पहुंचेगा और जो उनके नेता हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो वहां का उनका संगठन है और जो जनता के बीच में जाके जब तक सरकार तक नहीं पहुंचाएगा और सरकार तो उसका समाधान न करके जब तक जनता तक नहीं पहुंचाएगा, जब तक संचार नहीं हो पाएगा। और यह निश्चित रूप से संचार करने की अच्छी प्रक्रिया है। इससे कई चीजें खत्म होती हैं और उनके संगठनात्मक रूप से कई चीजें समस्याएं निर्धारण होते हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में कमी या उनकी अच्छाइयों के बारे में भी इम्प्लीमेशन किया जा सकता है। अब बात रही इसका प्रक्रिया को कहां तक निष्पक्ष और प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और उसके लिए अगर वो उस तरह से निभाएंगे तो निश्चित रूप से उनको निसंदेह आगे उनका फायदा मिलेगा और वो सरकार की सेवा के लिए फिर से आएंगे। लेकिन बात यहाँ ये है कि महत्वपूर्ण कई तो महकमे मुख्यमंत्री खुद लिए रखे हैं अपने पास, तो मुख्यमंत्री भी आप रिपोर्ट कार्ड देंगे क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री के अलावा कई मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय है जैसे बड़ा मंत्रालय है, उनके पास जनसंपर्क मंत्रालय, बहुत से मंत्रालय हैं, तो वो भी अपना एक मैप बना के देंगे। क्योंकि अगर ये पारदर्शिता मंत्रियों के लिए भी है तो जैसे उन्होंने 90 दिन का रिपोर्ट कार्ड अपना पेश किया था विजन, तो इस तरह से वो भी करेंगे। तो अगर ये समरसता के हिसाब से और समानता के रूप से अगर सारे लोगों को लागू हो गए तो निश्चित रूप से वो आप मान सकते हैं कि निसंदेह ये एक प्रभावशाली कदम होगा और इसमें सबकी जिम्मेदारी और उसके तहत आने वाले काम में कई मिनिस्टरों को उनके काम के अनुरूप उनको अच्छा किया जाता है, प्रमोशन भी किया जा सकता है, राज्य से कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है या उनके विभाग बदले जा सकते हैं या फिर दूसरे लोगों को भी ला जा सकता है। ये आगे की प्रक्रिया होगी, लेकिन ये अच्छी प्रक्रिया है क्योंकि सरकार जो योजनाएं बनाती है उन योजनाओं को कहां तक इम्प्लीमेशन हो रहा है और कहां तक, लेकिन इसमें जनता की सहभागिता भी साथ में होना चाहिए। उनने मंत्री से तो रिपोर्ट कार्ड ले लिया, लेकिन वो उसके अगर ड्रॉबैक है कहां पे जनता वहां पे प्रभारी मंत्री से नाखुश है या उनके मंत्रालय से नाखुश है, तो वो भी एक फीडबैक जाना चाहिए, उसकी भी एक विंडो बनानी चाहिए जिससे जनता के द्वारा जनता उनको बता के ये बता सके कि ये यहाँ ये गलत बोल रहे हैं या ये इनका गलत का ये साक्ष्य है। और जिस तरह से फिर उसको लेकर और जो उसके मुख्यमंत्री हैं वो भी, और उसमें सहभागिता मुख्यमंत्री जो अपने मंत्रालय हैं वो भी करें, तो जिससे एक अच्छी समानता की भावना आएगी और अच्छा कार्य होगा। और फिर विपक्ष उसको समन्वय करके जो भी देखेगा उसकी समस्या या समाधान, उसमें कमजोरी, उस पर अपनी टिप्पणी तक करे। बिल्कुल डॉक्टर प्रेम व्यास जी, इस बात को तो लगातार देखा भी जा रहा है कि जनता की सहभागिता हर कामों में जरूरी होती है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट कार्ड मंत्री देंगे तो जनता को इससे कैसे जोड़ा जाएगा, और यदि किसी मंत्री का जो प्रदर्शन है वो औसत से भी कम होता है तो क्या कोई कार्रवाई भी की जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से अमित जी, कार्य करना आपके हाथ में होता है, एग्जाम देना आपके हाथ में होता है। रिपोर्ट कार्ड जब आपका आता है तो जनता तय करती कि उस रिपोर्ट कार्ड को सही प्रदर्शित करना या गलत, और जनता का प्रदर्शित करने का जो कार्य होता है
मुझे लगता माध्यम है, और 18 वर्षों से अगर जनता के माध्यम में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं तो जनता उसको स्वीकार कर रही है। लगभग 10 से 11 वर्षों से पूरे देश में स्वीकार कर रही है। ये प्रदर्शित करता है कि हमने जो रिपोर्ट कार्ड पेश करा जनता के माध्यम में, जनता ने उसको स्वीकार करा। इसीलिए अभूतपूर्व मतों को जो है भारतीय जनता पार्टी को देखकर हर क्षेत्र में अभी देखेंगे, उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव, निश्चित रूप से अभूतपूर्व विजय से भारतीय जनता पार्टी को अर्जित सिर्फ इसी कारण हुई है कि हमने विकास यात्राओं के माध्यम से, जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जनता को प्रेषित करा है। अगर कहीं विकास में कोई क्षेत्र अछूता रहा तो निश्चित रूप से 1.5 करोड़ कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ है जो सीधे नेता और जनता के मध्य में संवाद स्थापित करते हैं और उन क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं जो विकास में अछूत है या जहां पर जो है योजनाओं का प्रसारण होना है। अभी देखेंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि लगभग आदिवासी अंचलों में 70 लाख टीबी की जांच हुई उस समय जब विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली थी, और एक यात्रा निकली थी जो 18 विधानसभाओं से निकली जिसमें 17 आ गए। अब बताइए आप कौन सी विकास यात्रा का रिपोर्ट कार्ड जनता ने स्वीकार करा। दूसरे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इन्होंने कहा एमएसपी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में लगभग 10 वर्षों तक एमएसपी नहीं दी। 21 वर्ष लगभग 21 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, गारंटी बना दी गई है। स्वामीनाथन ने खुद ट्वीट करके 17-18 में कहा था कि जो मांगे मैंने रखी थी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसको पूर्ण कर रही है। और साथ साथ कृषि कर्मण्ड अवार्ड अगर मिलते हैं तो निश्चित रूप से जनता के मध्य में जो किए गए कार्य हैं, जो किसानों के साथ किए हुए वादे, चाहे वो 10 घंटे बिजली की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, मेरे मित्र कह रहे थे, बताएंगे 2003 में कितनी सड़कें थी, आज लगभग 6 लाख किलोमीटर सड़कें हैं, 25,000 मेगावाट। ठीक है, उपलब्धियों के लिए तो बहुत सारे डेटा आपके पास रहते हैं प्रेमव्यास जी, लेकिन सवाल मेरा एक और था कि अगर परिणाम संतोषजनक नहीं आता है तो क्या कोई कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से संगठन तय करता है किस व्यक्ति की उपलब्धता किस क्षेत्र में होगी और उस अनुसार उसका जो है निराकरण भी किया जाता है, उसका जो है उस क्षेत्र में उसको अपॉइंट भी किया जाता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक चीजें बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से जहां विकास वांछित होता है उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में भेजा जाता है और विकास को जो है जनता के मध्य में प्रेषित किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि धीरे धीरे से मना धीरे सब होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए तब फल हो। पूर्व से किए गए कार्यों को ही हम रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से प्रेषित करते हैं और जब फल आता है तो निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है। अविनीश बुंदेला जी, क्या मानते हैं कि रिपोर्ट कार्ड जब पेश हो जाएगा तब भी जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी? देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि भाजपा के नेता आज भी 2003 के पहले चले जाते, जो जिस बात को 21 साल हो चुके दिग्विजय सिंह की सरकार को जाए हुए, लेकिन आज भी दिग्विजय सिंह जी के नाम से रोते हैं या कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार के नाम से रोते हैं। लेकिन कभी अपनी सरकार में क्या आपने उल्लेखनीय कार्य क्यों उससे आप बात ही नहीं करते। 2003 की अगर मैं बात करूं, 2003 में जो था डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ थे, मुझे लग रहा है शायद डीजल एग्जैक्ट तो नहीं बता, लेकिन डीजल लगभग 58 रुपए के आसपास था और पेट्रोल जो था डीजल जो था 40 पे था और पेट्रोल जो था 60 पे था। ठीक है, अब आप सोने की बात करें तो सोना उस समय हुआ करता था 5500 रुपए तोला, 5500 रुपए तोला, 5.5 और 6 के बीच में था। आज सोना 80,000 जा चुका है। डीजल पेट्रोल छटक मार के थोड़ा इधर उधर होते रहते हैं। तो आज उस समय की आपसे तुलना कैसे करते हो? अगर तुलना आपको करनी है तो फिर तुलना ऐसे करिए कि दिग्विजय सिंह जी की, ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो उस समय कुछ समय के लिए हम मानते हैं बिजली की समस्या हुई, इसलिए तो हम चुनाव हारे, 1 चुनाव हारे, 2 हारे, 3 हारे, 4 हारे। लेकिन आप समझो उसी समय दिग्विजय सिंह जी 27 इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके गए थे, इनसे पूछे हमने कितने नए डाल दिए, बल्कि उसमें से आज की तारीख में सिर्फ जो है 16 काम कर रहे हैं, 11 बंद हो चुके हैं। जितनी भी आप देखें महत्वपूर्ण योजना, क्या पंचायती राज हो उस समय की देन है, आज आपने क्या किया, बल्कि आपने पंचायती राज को भ्रष्टाचार का माध्यम बना दिया। आज की तारीख में देखें इनके कार्यकाल में जो सरपंच होते हैं, सरपंचों के दरवाजे 50-50 लाख की गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन हाँ उस गांव की जो आम जनता रहती है वो बेचारी फटेहाल लेती, किसान फटेहाल लेता है, आत्महत्या करने को मजबूर होता है। इनके कार्यकाल में आप देखें कौन सा उल्लेखनीय कार्य को, आज 1 साल की बात कर लूं मैं तो मोहन यादव जी की, लगता ही नहीं क्या मुख्यमंत्री जी है। हम तो साफ कहते हैं फाका फाकी में, फेंका फाकी में तो शिवराज जी को पीछे छोड़ रहे हैं। शिवराज जी जितना फेंकते तो उससे दुगना ही फेंकते हैं, और ये सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने वाले मुख्यमंत्री हैं, कभी भी काम नहीं करते। मुझे आप बताएं कौन सा उल्लेखनीय काम किया? अगर ये संविदा कल्चर खत्म कर देते जो पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, तो मैं मानता कि हाँ 2.5 लाख संविदा करनी है। 4 जून 2023 सबको मालूम है कितना बड़ा इनने रोजगार महापंचायत बुलाई थी, आज तक खत्म नहीं हुआ। अगर ये 1.25 लाख शिक्षा विभाग की नियुक्तियों की जो
खाली जगह उनकी डिप्टियां शुरू कर देते तो मैं मानता हूं कुछ काम कर रहे हैं। अगर नर्सिंग जैसा घोटाला ना होता इनके समय में, पटवारी भर्ती घोटाला ना होता इनके समय में, तो मैं मानता इन्होंने कुछ काम किया है। मुझे आप बताएं, 1 लाख स्वास्थ्य विभाग में पद खाली है, 1 लाख गृह विभाग में पद खाली है। और सुनिए, सब इंस्पेक्टर की नियुक्तियां 2016 से नहीं हुई, 8 साल से, और आप कह रहे हैं कि आप विकास कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। और जब कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर इसी कारण से, क्योंकि आप क्या गृह विभाग में नियुक्तियां नहीं हो रही है। 2023 से अब तक आप शिक्षा विभाग में नियुक्तियां नहीं कर पाए हैं, और आप दुहाई देते हैं विकास की, रोजगार की। तो ये इनकी पोल खोलता है। मैं वही कह रहा हूँ अमित शर्मा जी, ये रिपोर्ट कार्ड कभी राजनेताओं का, मैं कहूँ कि अवनीश बुंदेला खुद अपना रिपोर्ट कार्ड बना ले। भाई हम अपनी पार्टी का भी रिपोर्ट कार्ड बना सकते ना, तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बना सकता, या कांग्रेस अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बना सकती। रिपोर्ट कार्ड बनाने वाली होती जनता, सरकार का रिपोर्ट कार्ड बना। जैसे हमारे विधायक भी जो रहते हैं, जो हमारे विधायक भी हारते हैं चुनाव, उसको कह सकते हैं इंटीन कमेटी, जो हमारे विधायक चुनाव हारे, तो बोला हमारे विधायकों का कार्य कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया। और ये कह रहे हैं जो सत्ता पक्ष का जो दबाव, उस चक्कर हम चुनाव हार गए, जो आपके जो सत्ता का बिल्कुल। हालांकि बीजेपी इस बात को कह भी रही है बुंदेला जी की अंतिम फैसला तो जनता को ही करना है। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरिया जी से मैं फाइनल कमेंट इस पर लूंगा। भूपेंद्र जी, किस तरह के मापदंड अपनाए जाने चाहिए और दूरगामी परिणाम इसके कैसे आए, इसके लिए क्या सुनिश्चित करना होगा? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी सत्ता के लिए अपनी योजना चलाती हैं और सत्ता की वापसी के लिए फिर से 5 वर्ष के कार्यकाल में फिर से चुनाव में जाती हैं और जनता के बीच में फिर टेस्टिंग होती है जी। लेकिन क्या है कि जो जिस तरह से आज का तंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या प्रिंट मीडिया या फिर कह लें अपन सोशल मीडिया का जो युग है, इस तरह से जब खबरें सरकार की जाती हैं जनता के बीच में, उन्होंने कहा देखिए वहां संगठन ने इस तरह से मंत्रियों को रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, तो ये जो इससे एक माहौल बनता है और जो संगठन चलाते हैं वो सब चीजों को बारीकियों से देखते हैं। उन्होंने कहा देखिए उनकी जिम्मेदारियां तय हो रही हैं, ये एक चर्चा का विषय बनता है और चर्चा से बीच में संगठन की प्रक्रिया और सरकार की प्रक्रिया जनता के बीच में उपज पाई जाती है। और उसके बाद जो निर्णय होते हैं वो नहीं होते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन इनसे प्रभाव तो पड़ता है। और अगर इस चीज में शुचिता और ईमानदारी और वातावरण और सुशासन जो है, इन सब चीजों की अगर पारदर्शिता, इन सब चीजों की अगर सही चीज किया जाए, निष्पक्षता भी है कि उसके साथ किया जाए, किसी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ सार्थकता रूप से काम किया जाए, और जो है गलत कर रहा है तो उस तरह से निष्पक्ष भाव भी है, तो निश्चित रूप से ये अच्छे चरण हैं। लेकिन अब राजनीति पार्टियां हैं, राजनीति कर रही हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति तो हो ही रही है, तो राजनीति तो हो गई। अब राजनीति के लिए ही तो सब कुछ है, तो अब इसमें इन्फॉर्मेशन तो 5 साल के समर में वो जनता के बीच में तो जाएंगे ही रिपोर्ट कार्ड में, जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे थे कि जनता ही करती है, वो तो सही बात है, लेकिन 5 साल में जाएंगे। लेकिन ये उसके बीच की बारीकियां निकाल रहे हैं कि जैसे बीजेपी 60 लोगों के टिकट काट देती है, ये सब क्या है? ये सब इसी कारण तो होता है कि ये सब चीजें कर रही है। और कांग्रेस को भी कुछ चीजें अच्छी हो तो उनसे भी लेना चाहिए, और क्योंकि काम तो दोनों राज्य को और राष्ट्र को समृद्ध और सुखशाली बनाने के लिए ही कर रहे हैं, तो विपक्ष और सत्ता दोनों का अगर समन्वय अच्छा हो और अच्छा भी है, हमारा तो यही कहना होगा। लेकिन राजनीति तो होगी ही, क्योंकि राजनीति दल है और राजनीति करेगी। बिल्कुल, तो राजनीति इस पर शुरू भी हो चुकी है। फिलहाल देखना होगा कि जब ये रिपोर्ट कार्ड पेश होता है तो जनता का किस तरह से रिस्पांस इसमें आता है और आगे उसके बाद किस तरह से जो चीजें हैं वो मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देती हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।